हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा मध्य प्रदेश का अगला टॉपिक। जो हमने मध्य प्रदेश का पहला टॉपिक किया, आप लोगों ने उसे बहुत ही पसंद किया और बहुत देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है उसको लेके, और मैं चाह रहा हूँ कि आगे मध्य प्रदेश की पूरी सीरीज़ में कंटिन्यू करूँ और जितने भी टॉपिक हैं आपको उतनी ही आसानी से और उतने ही अच्छे से समझाऊं जैसे मैंने आपको पहला टॉपिक समझाया था। अगर आपने पहला टॉपिक नहीं देखा है तो मध्य प्रदेश का गठन जो है वो पहला टॉपिक यूट्यूब पे डला हुआ है, उसको आप सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम फिर आज अगले हमारे टॉपिक की चर्चा करेंगे, वो है हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की हम बात करेंगे कि भारत के मैप में और विश्व के ग्लोब में मध्य प्रदेश का स्थान कहाँ है और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो विभिन्न ज़िले हैं, 52 ज़िले जो हमने पढ़े थे, उन ज़िलों की स्थिति क्या है। क्योंकि मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं मानता हूँ जो चीज़ है वो है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 52 ज़िले की स्थिति है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश के 52 जिलों की स्थिति आपको याद है तो आप आसानी से कोई सा भी टॉपिक और कोई सा भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो हम इस क्लास में जो सारे ज़िले हैं हमारे 52 उनको एक बार देखेंगे, और मुझे विश्वास है कि आखिरी जो क्लास रहेगी हमारी इस टॉपिक की, उस क्लास तक मैं आपको 52 ज़िले याद करवा दूंगा। बहुत ही आसान रहेगा याद करना, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले भौगोलिक स्थिति और विस्तार में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2-3 बातों की, जैसे कि जो मध्य प्रदेश है हमारा वो प्राचीन किस भूभाग का हिस्सा है। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है कि मध्य प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। प्राचीन भूभाग, मध्य प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, तो हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड जो है उसका हिस्सा है। अब थोड़ा सा इतिहास में देख लें कि जो मध्य प्रदेश का गोंडवाना लैंड हम कह रहे हैं वो क्या चीज है, तो उसको थोड़ा सा मैप से जब हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि हम देखेंगे कि जो हमारा विश्व का ग्लोब है, इस ग्लोब में 2 स्थितियां हैं, एक है स्थल भाग और दूसरा है जल भाग। जो पूरे ग्लोब का स्थल भाग है वो पहले कहा जाता था कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो स्थल भाग एक हुआ करता था। जिस तरह से आज महाद्वीपों में बटा है वो पहले वैसा ना होकर एक पूरा का पूरा स्थल भाग एक गोल के रूप में एक जगह रखा हुआ था, जिसको हम बोलते थे क्या, पेंजिया। पेंजिया इसको कहा जाता था। और अन्य जो बचा हुआ हिस्सा है, इस पूरे क्षेत्र में जल हिस्सा हुआ करता था। जो 2/3 हिस्सा हमारा बचता है, जो जल का हिस्सा है, वो हुआ करता था। धीरे धीरे भूगर्भिक हलचलों के कारण और कुछ लहरों के कारण, यानी पानी की हलचल के कारण, ये जो हमारा पेंजिया भाग है ये 2 भागों में टूट जाता है। 2 भागों में इसका टुकड़े हो जाते हैं, और ये जो 2 भागों में टुकड़े होते हैं इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जो उत्तरी भाग का टुकड़ा है उसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग का हिस्सा है उसको कहा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो ये 2 हिस्सों में बट जाता है हमारा पेंजिया, और इसके बीच में जो पानी भर जाता है, इन दोनों हिस्सों के बीच में जो पानी भर जाता है, क्योंकि जैसे ये हिस्सा टूटेगा अंदर से क्या भर जाएगा, इसमें पानी भर जाएगा, तो ये जो पानी वाला हिस्सा अंदर वाला रहेगा उसको हमने नाम क्या दिया, 33 सागर। इसको नाम दिया हमने 33 सागर। 33 सागर। बाद में आपने पढ़ा होगा कि जो हिमालय का निर्माण होता है, उस हिमालय के निर्माण में 33 सागर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें 33 सागर में बलय पड़ती हैं, उसके कारण हिमालय का निर्माण होता है। तो वो हम पढ़ेंगे भूगोल में आगे चल के। मगर अभी अगर बात करें तो इतना काफी है कि पेंजिया जो हिस्सा है वो 2 भागों में बट जाता है, एक है अंगारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में जो समुद्र का क्षेत्र आ जाता है उस क्षेत्र को कहा जाता है 33 सागर। तो अब 2 भागों में बट गया। जो हमारा मध्य प्रदेश है ये किस
क्षेत्र का हिस्सा है, जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र था उसका ही हिस्सा है हमारा भारत, और भारत के ही अंदर है हमारा मध्य प्रदेश। तो हमारा मध्य प्रदेश भी हुआ गोंडवाना लैंड की भूमि का हिस्सा। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा है। आगे हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र है भू आविष्टित क्षेत्र। मध्य प्रदेश भू आविष्टित क्षेत्र है भारत के अंदर। अब भू आविष्टित क्षेत्र क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो, उस क्षेत्र को कहा जाता है भू आविष्टित क्षेत्र। कुछ और भी अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं, आकृतियां बनती हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक होता है द्वीप, एक होता है द्वीप। द्वीप क्या होता है, तो स्थल भाग, वो स्थल भाग जिसके चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, यानी वो स्थल भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उस भाग को बोलते हैं हम द्वीप। और जब बहुत सारे द्वीपों का समूह बन जाता है तो उसको बोल देते हैं हम द्वीप समूह। इसके बाद एक और आपने सुना है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है, ये तो चारों ओर से पानी से घिरा है, चारों ओर पानी से घिरा क्षेत्र। और ये जो प्रायद्वीप है ये क्या होता है, तो ये है तीन ओर से या तीन ओर जो पानी से घिरा हो, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे हमने देखा है भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, आपने देखा होगा जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि ये तीन ओर से यानी तीन दिशाओं से पानी से घिरा है। इस साइड पश्चिम, उस साइड पूर्व और नीचे दक्षिणी भाग पानी से घिरा होने के कारण दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी भारत के हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। उसी प्रकार एक और आकृति होती है जिसको बोलते हैं भू आविष्टित क्षेत्र। तो जो भू आविष्टित क्षेत्र है ये कहा जाता है ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, उसको कहते हैं भू आविष्टित क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश कैसा है, भू आविष्टित क्षेत्र है। और एक बात और याद रखना है कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा भू आविष्टित प्रदेश है, सबसे बड़ा भू आविष्टित प्रदेश है मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 308,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। वहीं हम बात करेंगे अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, सॉरी भारत का। तो ये दोनों का ही क्षेत्रफल याद रखेंगे, 308,252 मध्य प्रदेश का है और 32,87,263 ये है हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल। तो ये बात हो जाती है क्षेत्रफल की। इसके बाद बात करेंगे हम इसके विस्तार की। तो ये तीन बातें याद रखेंगे यहाँ पे। पहला हो गया मध्य प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है। कैसा प्रदेश है, तो भू आविष्टित क्षेत्र है। और तीसरा क्षेत्रफल क्या है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। थोड़ी सी एक बात और इसमें याद रखना, किसी किसी किताब में आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल कितना, 308,245 वर्ग किलोमीटर, ये भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। और ये जो आपका अंतर आ रहा है दोनों में, ये क्यों आ रहा है, तो इसका अंतर का एक कारण है कि यहां पर मध्य प्रदेश की एक घाटी है जिसको बोलते हैं किरार घाटी। किरार घाटी, और किरार घाटी को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवाद चल रहा है। इस कारण से जब हम किरार घाटी को मध्य प्रदेश में मानेंगे तो मानेंगे वो 252 वर्ग किलोमीटर है, और अगर उसको छत्तीसगढ़ में मानेंगे तो 308,245 है। तो हम तो मध्य प्रदेश वाले हैं, तो हम तो मानेंगे कि वो हमारे मध्य प्रदेश में है, तो हम उसको कितना मान के चलेंगे, 308,252 वर्ग किलोमीटर मान के चलेंगे। तो ये बात हो गई हमारी
इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश के विस्तार की। मध्य प्रदेश के विस्तार को अगर देखा जाए, विस्तार, तो हम थोड़ा सा मैप बना लेते हैं मध्य प्रदेश का, उस मैप से हम चर्चा करेंगे। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। इसमें अगर चर्चा की जाएगी विस्तार की बात करेंगे तो पहले हम देख लेंगे दूरी। दूरी में क्या कि मध्य प्रदेश का पश्चिम से लेके जो पूर्वी कोना है, पश्चिम कोने से लेके पूर्वी कोने तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, तो वो दूरी है हमारी 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है हमारी वो कितनी है, तो वो है 605 किलोमीटर। 605 किलोमीटर। तो जब भी हम दूरी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो दूरी है वो है 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण दूरी है 605 किलोमीटर। इसके बाद ये हो गई आपकी दूरी की बात। फिर हम बात करेंगे इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, और दूसरा बात करेंगे देशांतरीय विस्तार। अब ये क्या होते हैं अक्षांश और क्या होते हैं देशांतर, इसको शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि क्या अक्षांश है और क्या देशांतर है। तो यहां पे आप देखेंगे ये हमारा ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं हमारे द्वारा। और क्यों खींची गई हैं, तो हर एक रेखा का एक ना एक कारण है कि अगर अक्षांश रेखाएं खींची गई तो उसका क्या कारण है। तो जो हमारी पूरा ग्लोब है उस ग्लोब को आसानी से समझने के लिए, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी चीज होती है, कोई भी बहुत बड़ा क्षेत्र हो, कोई बड़ा भूभाग हो, उसको अगर हमें जानना है तो हमें उसे बांटना पड़ता है कुछ क्षेत्रों में। जैसे एक बड़ा शहर होता है, बड़ा शहर बहुत सारे मोहल्लों में और बहुत सारे क्षेत्रों में बटा होता है। हम अलग अलग मोहल्ले को एक नाम दे देते हैं, अलग अलग नगर को एक नाम दे देते हैं। इस प्रकार से फिर अलग अलग नगर के अंदर भी अलग अलग गलियां होती हैं, उनको भी नाम दे दिया जाता है। इसी प्रकार पूरी पृथ्वी को हमने अलग अलग हिस्सों में बांट के रखा है। कैसे बांटा, तो हमने दो तरह की रेखाएं खींची, कुछ उसमें आड़ी रेखाएं खींची और कुछ हमने खड़ी रेखाएं खींची। उन आड़ी और खड़ी रेखाओं को खींचने का भी अलग अलग कारण रहा है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश होती हैं पृथ्वी पर जो हमने आड़ी रेखाएं खींची हैं, उन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। मगर अगर अक्षांश कहा जाए कि अक्षांश क्या है, तो अक्षांश होता है कोण। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर बनने वाला जो कोण होता है वही कोण क्या कहलाता है, आपका अक्षांशीय कोण कहलाता है, यानी अक्षांश कहलाता है। इस प्रकार से पृथ्वी के प्रत्येक स्तर पे एक कोण बन रहा होगा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में एक समान कोण बनता है। जब हम केंद्र पे देखेंगे तो ये पूरी जो लाइन रहेगी, एक लाइन, उस पूरी लाइन पे एक जैसा कोण बनता है और एक जैसे अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी वो कहलाएगी अक्षांशीय रेखा। तो अक्षांशीय रेखा के बारे में याद रखना है कि एक समान अक्षांशीय कोणों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है अक्षांशीय रेखा। इसी प्रकार रहती है देशांतर रेखा, ये रहती हैं आड़ी रेखाएं। इसमें भी बीच वाले सेंटर से देशांतरीय जो दूरी है उसको, देशांतरीय जो कोण है उनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। ये शॉर्ट में समझ रहे हैं हम, इसके बाद डिटेल पढ़ेंगे जब भूगोल वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे तब। इसमें जो बीच वाली अक्षांश रेखा है उसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं विषुवत रेखा और इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। ये 3 नाम इसको दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो बीच वाली देशांतर रेखा है उसको भी नाम दिया जाता है क्या, इसको कहा जाता है
आपकी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, या अगर डिग्री में कहेंगे तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंग्लैंड में एक वेधशाला है, ग्रीनविच वेधशाला, वहां से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। अब पृथ्वी को हमने इस तरह से सारी रेखाओं में बांटा है। हर एक डिग्री पर एक एक अक्षांश रेखा हमने खींच के रखी है, और ऊपर तक कितने डिग्री हो जाएंगी, 90 डिग्री। तो हमने अक्षांश रेखाओं को 90 डिग्री तक खींचा है। ये उत्तर में है तो इन अक्षांश रेखाओं को बोलते हैं हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और इसी प्रकार हर डिग्री पर हमने एक रेखा खींच के रखी है दक्षिण में, तो ये वाली रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो ये ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश और नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार देशांतर में ये बीच वाली देशांतर रेखा हो जाएगी, इस तरफ वाली हो जाएंगी पूर्वी देशांतर रेखाएं, और इस तरफ वाली हो जाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। जो बीच वाली रेखाएं हैं वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। तो ये जो बीच वाली अक्षांश रेखा बांट रही है, इसके कारण पृथ्वी 2 भागों में बट रही है, एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। बीच वाली देशांतर रेखा 2 भागों में बांट रही है, पूर्व वाला हिस्सा है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध। अब इसी तरह से इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम पहले बात करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है ग्लोब के अंदर, मानचित्र में भारत की स्थिति क्या बनती है। तो भारत हमें देखने को मिलेगा कहां पर, इस क्षेत्र में, यहां पर हमें देखने मिलता है भारत। तो अगर भारत की मोटी स्थिति पूछी जाएगी तो हम कहेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो हमारी भारत की स्थिति क्या हो गई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत की स्थिति, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसके बाद उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी कहां है, तो हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। सबसे पहले हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, कि कौन सी अक्षांश रेखा से कौन सी अक्षांश रेखा। तो भारत का जो विस्तार है वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये आता है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो यहां से 8 4 हो गया और यहां तक कितना हो गया, 37 6 हो गया, 8 4 से 37 6। इसके बाद बात करेंगे हम देशांतर की, कि देशांतर में कहां से कहां तक फैला है। तो देशांतर की बात करेंगे तो 68 7 से लेके 97 25 तक, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक, 25 पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक फैला है हमारा भारत। तो ये अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति किसकी याद रखेंगे, भारत की। अब इसी के अंदर हम बात करें तो भारत की 2 अक्षांशीय स्थिति होती हैं। एक तो है मुख्य भारत, अगर मुख्य भारत की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 8 4 से। मगर हम जब भारत के मैप को गौर से देखेंगे तो हम देखेंगे कि भारत का, जैसे मैं यहां छोटा सा समझा दूं आपको, तो भारत का ये तो मुख्य हिस्सा हो गया। इसके साथ साथ में दक्षिण में अंडमान निकोबार भी है हमारा, और अंडमान निकोबार की जो सीमा है वो भारत के दक्षिणी हिस्से से थोड़ी सी नीचे पहुंचती है। तो जब हम पूरे भारत की बात करेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू होता है यहां से। तो इस अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे, इस अक्षांश को हम कहेंगे 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा। मतलब मुख्य भारत की बात करेंगे तो 8 4 से 37 6, और अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 6 4 से 37 6 तक है भारत का टोटल विस्तार। यह बात हो गई भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसमें बहुत जरूरी है कि आपको अक्षांश और देशांतर पहले समझ में आना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको पहले अक्षांश देशांतर समझा दी हैं। अक्षांश देशांतर जब तक समझ में नहीं आएंगी, वरना ये टॉपिक तो आपका एक लाइन का था, मैं एक लाइन में आपको बता के आगे बढ़ जाता कि इतना डिग्री अक्षांश से इतने डिग्री अक्षांश तक और इतने डिग्री देशांतर से इतने डिग्री देशांतर तक भारत फैला है, मध्य प्रदेश फैला है। मगर हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं भी क्या हैं, तो वो हमने देखा।
अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति है, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है मध्य प्रदेश, तो ये वाला जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ये आता है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से, 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। 21/6 से 26-30 उत्तरी अक्षांश तक फैला है हमारा मध्य प्रदेश अक्षांशीय रेखाओं में। बात करेंगे हम कि जो देशांतर है इसमें कहां से फैला है। तो देशांतर रेखा ये वाली गई हुई है स्टार्टिंग, तो ये स्टार्ट हुआ है 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48। 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 तक फैला है मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। तो ये अगर देशांतर और अक्षांश की बात करेंगे तो हम इनकी बात करेंगे। ये हो जाएगा आपका पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर कहां से स्टार्ट 74-9 से कहां तक गया है 82-48 तक गया है। तो ये हो गई विस्तार की बात। अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो अंतिम जिले हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का उत्तर में सबसे आखिरी जिला कौन सा है, दक्षिण में सबसे आखिरी कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। इसको थोड़ा सा मैप के जरिए देख लेते हैं। मैप से हम देखेंगे कि कौन सा हमारा चलिए देखिए, आपको कलर दिख रहे होंगे मैप के सारे जो जिले हैं आपके वो अलग अलग कलर में आपको दिए हुए हैं। अभी मैप अपडेट हो चुका है, तो ये जो टीकमगढ़ वाला हिस्सा है इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से अलग हो जाएगा और ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा निवाड़ी जिला और नीचे वाला हो जाएगा टीकमगढ़। कब निवाड़ी अलग हुआ तो ध्यान रखना है 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी अलग हुआ था। 3 तहसीलें हमें मिली थी निवाड़ी के रूप में, यानी निवाड़ी को 3 तहसीलें मिली थी, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा, ये 3 तहसीलें हो जाएंगी निवाड़ी की। अब हम बात करते हैं सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी और दक्षिणी जिला। सबसे पहले बात करें हम कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सॉरी पश्चिमी जिला कौन सा है। तो पश्चिम में आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर। तो यहां पर मैं दिशाएं लिख लेता हूं, उसके साथ में हम जिला लिखते चलेंगे। पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी और दक्षिणी जिला। तो सबसे पश्चिमी जिले में कौन आ जाएगा, अलीराजपुर। अच्छा देखिए, जब भी आप पढ़ा करें तब एक बार पुराना जो भी आपके दिमाग में आए उसको रिवीजन जरूर किया करें। जैसे नाम आया अलीराजपुर, अब आपको याद ये रखना है कि अलीराजपुर हमने पढ़ा था किस जिले से अलग होकर बना है, तो अलीराजपुर बना है झाबुआ से अलग होकर। इस तरह से अगर आप डेट वगैरह ये रिवीजन करते रहेंगे, जिले रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको बहुत ही आसान रहेगा याद करना और फिर आप चीजें भूलेंगे नहीं। तो अलीराजपुर जो है ये आपका अलग होता है किससे, झाबुआ से। तो पश्चिमी जिला हो गया। सबसे पूर्वी जिले की बात करें, सबसे इस साइड हम पहुंचेंगे तो हमें दिख रहा है नीले कलर में, आपको दिख रहा है सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा सिंगरौली। फिर बात करेंगे हम सबसे उत्तरी जिला। उत्तरी जिले में आपको दिख रहा है मुरैना। मुरैना है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, मुरैना। और सबसे दक्षिणी जिले में हम बात करेंगे तो दक्षिण में आपको क्या दिख रहा है, बुरहानपुर। बुरहानपुर दिख रहा है हमें सबसे दक्षिण में, तो बुरहानपुर हो जाएगा सबसे दक्षिणी जिला। ये 4 जिले आपको याद अच्छे से रखना है। मध्य प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी जिला हो गया सिंगरौली, पश्चिमी हो गया अलीराजपुर, उत्तरी हो गया मुरैना और दक्षिणी हो गया बुरहानपुर। इसी प्रकार आपको थोड़े राज्य भी याद रखने हैं। राज्य भी याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से राज्य फैले हैं। अब हम बात करते हैं राज्यों की। मध्य प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से राज्य फैले हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के जो राज्य हैं उनसे, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा लगती है, वो भी हमें पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम राज्यों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के पास। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का जो आपका जिला है मुरैना, मुरैना जिला।
मुरैना जिला के ऊपर से एक सीमा रेखा गई है जो कि इस साइड आ जाता है उत्तर प्रदेश और उस सीमा के इस तरफ आ जाता है राजस्थान। तो इस साइड कौन आ गया? उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कहां से जाएगा? मुरैना से होता हुआ कहां तक जाएगा? सिंगरौली तक जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। मुरैना से सिंगरौली तक, सिंगरौली में कहां तक सीमा गई है? यहां तक। आपने सुना होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि एक कृत्रिम झील है, रिहंद नदी पर बनी हुई है। वो कहां पर देखने को मिल रही है हमें? सिंगरौली के बिल्कुल नजदीक में, सिंगरौली के नजदीक में रिहंद नदी पर बनी है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो ये यहीं पर है और यहीं से इसकी सीमा है उत्तर प्रदेश की। तो सिंगरौली से स्टार्ट होके आखिरी कहां तक? आपके मुरैना तक। ये जो आपकी क्षेत्र है पूरा कहलाता है उत्तर प्रदेश। तो एक हमारा पड़ोसी राज्य हो गया, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरे की बात करें तो हम आते हैं राजस्थान के पास। मुरैना से स्टार्ट हो रहा है और हमारे झाबुआ जिले तक, मुरैना से स्टार्ट होके जो पीले कलर में झाबुआ दिख रहा है यहां तक फैला हुआ है हमारा राजस्थान। तो दूसरा राज्य हो जाएगा हमारा पड़ोसी राजस्थान। फिर तीसरे अगर राज्य की बात की जाए तो झाबुआ से स्टार्ट होता है और अलीराजपुर तक केवल 2 ही जिलों में फैला हुआ है। 2 ही जिलों से लगा हुआ है हमारा एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। चौथे की बात करें तो अलीराजपुर से सीमा स्टार्ट होती है और इधर बालाघाट तक सीमा जाती है, जो राज्य है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अलीराजपुर से सीमा इसकी स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है? झाबुआ तक, बालाघाट तक जा रही है। ये हमारा क्षेत्र दक्षिण में महाराष्ट्र। उसके बाद बालाघाट से सीमा स्टार्ट हो जाती है किसकी? छत्तीसगढ़ की, और ये कहां तक जा रही है? सिंगरौली तक जा रही है। तो ये राज्य हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। तो 5वां राज्य हो जाएगा हमारा पड़ोसी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के अगर पड़ोसी राज्यों की बात की जाए, पड़ोसी राज्य, तो वो कितने हैं हमारे? वो हैं हमारे 5। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, इनकी बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे हमारे कितने जिले लगते हैं। कितने जिलों की सीमा हमारी उत्तर प्रदेश से लगती है, कितने जिलों की सीमा अन्य आपके सभी राज्यों से लगती है, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। जो उत्तर प्रदेश है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे ज्यादा जो क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश का लगता है वो लगता है उत्तर प्रदेश के साथ में। तो कितने जिले लगते हैं? जिलों की संख्या है 13। पहले मैं सभी की संख्या बता देता हूं, उसके बाद हम क्या करते चलेंगे, धीरे धीरे सभी जिलों के नाम भी लिखते चलेंगे कि कौन कौन से जिले की सीमा लगती है। और वैसे नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है और रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैप उठाना है और मैप में देखना है कि किस राज्य की सीमा किस जिले के साथ में लग रही है। अगर आपको सारे जिले याद हो जाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आपको जिले याद हो जाते हैं तो अन्य सभी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 13। सबसे ज्यादा है, ये भी याद रखना, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा अगर किसी की सीमा लगती है तो वो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं? तो राजस्थान के साथ लगते हैं मध्य प्रदेश के 10 जिले। इसके बाद गुजरात के साथ हमने पढ़े हैं, गुजरात के साथ केवल 2 ही जिले लगते हैं। महाराष्ट्र के साथ कितने जिले लगते हैं? तो महाराष्ट्र के साथ लगते हैं 9 जिले। कुल 9 जिले लगते हैं महाराष्ट्र के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ लगते हैं हमारे 7 जिले। 7 जिले। तो इस तरह से ये सारे जिलों की संख्या याद रखनी है। महाराष्ट्र के साथ 9 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले, गुजरात के साथ 2, राजस्थान के साथ 10 और उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले। अब इन जिलों की संख्या आपको याद रखते चलना है और काउंट करते चलना है। मैं आपको लिखवाता चल रहा हूं हर एक उसके साथ में कौन कौन से जिले आपके लगे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से, ऊपर से। मैं लिखूंगा नहीं, आपको केवल रिवाइज कराता चलूंगा, आप लोग लिखते चलेंगे साथ साथ में। तो लिखें, देखिए सबसे पहले मुरैना से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला राज्य हो जाता, पहला जिला हो जाएगा मुरैना। मुरैना, दूसरा हो जाएगा भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, उसके बाद निवाड़ी और निवाड़ी के बाद आ जाएगा छतरपुर।
फिर छतरपुर के बाद पन्ना, सतना, रीवा और आपका सिंगरौली। ध्यान ये रखना है कि जो सीधी है, किसी किसी बुक में और कहीं कहीं पे आपको ये बताया जाता है कि जो सीधी है वो आपका उत्तर प्रदेश से लगता है, मगर ध्यान रखिए अच्छे से, ये पूरी वेबसाइट आप सर्च करें, सीधी जो जिला है उसकी वेबसाइट भी आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश से उसकी सीमा नहीं लगती है। सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, सीधी की सीमा लगती है नीचे छत्तीसगढ़ से। तो यहां पर सिंगरौली हो गया, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड और मुरैना, ये आपके कुल 13 जिले हैं जो लगते हैं उत्तर प्रदेश से। फिर हम बात करें राजस्थान की, तो इस तरफ हम जब आएंगे तो मुरैना पहला जिला, दूसरा शिवपुर, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना, पांचवा राजगढ़, छठा आगर मालवा, सातवां रतलाम, आठवां मंदसौर और नौवां नीमच और 10वां जिला है झाबुआ, जो कि लगते हैं राजस्थान की सीमा से। तो कुल 10 जिले लगते हैं राजस्थान से। उसके बाद गुजरात से जिले की बात करें तो 2 जिलों की सीमा लगती है गुजरात से, एक झाबुआ और दूसरा अलीराजपुर। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की सीमा स्टार्ट हो रही है अलीराजपुर से, तो पहला जिला हो जाएगा अलीराजपुर, दूसरा बड़वानी, तीसरा खरगोन, चौथा बुरहानपुर, पांचवा खंडवा, छठवां बैतूल, सातवां छिंदवाड़ा, आठवां सिवनी और नौवां बालाघाट। इस तरह से कुल 9 जिलों की सीमा लगती है महाराष्ट्र के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से, तो कुल 7 जिलों की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से। उन 7 जिलों में आते हैं पहला बालाघाट, दूसरा मंडला, तीसरा डिंडोरी, चौथा अनूपपुर, पांचवा शहडोल, छठा सीधी और सातवां सिंगरौली। इस तरह से 7 जिलों की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के साथ। अब ध्यान यहां पर भी रखना कि किसी किसी किताब में आपको यह मिलेगा कि जो मंडला है उसकी सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती, मतलब वहां पर वो 6 जिले आपको बताएगा। ध्यान रखना, ऐसी भ्रांतियों से दूर रहना, और 6 जिले ना होकर यहां पर कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। ये भी आप जब मंडला जिले की वेबसाइट पर देखेंगे, क्योंकि हम जो भी तथ्य आपके सामने लेके आ रहे हैं वो सभी तथ्य जो है सर्च करके और सर्च करके अच्छे से अनुसंधान करके लेके आते हैं। तो जो मंडला है वो आपका लगता है छत्तीसगढ़ जिले से, छत्तीसगढ़ की सीमा से, तो ये याद रखेंगे आप। तो छत्तीसगढ़ के साथ हो जाएंगे टोटल 7 जिले। तो ये कुल जिलों की सीमा और राज्यों के जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे, उनकी बात हमने कर ली है। इसके बाद एक बीच में तथ्य छूटा हुआ है, उसको और कवर कर लेते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भी हमारी अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत आती है, कि जो अक्षांशीय विस्तार है उसी में मध्य प्रदेश के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसकी हम चर्चा करते हैं, फिर हम चलेंगे आगे, तो और आगे चल के फिर चर्चा करेंगे। चलिए यहीं पर देखेंगे, क्योंकि कर्क रेखा में भी हमें अपने मैप की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम यहां पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मैप उठाएंगे। आप देखेंगे दक्षिणी जो अक्षांश रेखा थी, हमने पढ़ा था कितनी थी, 21.6 उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हो रहा था। तो जो हमारा ग्लोब है उस ग्लोब में बीच वाली रेखा विषुवत रेखा थी। ऊपर अगर आप जाओगे तो 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा पड़ेगी जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और यही अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दक्षिण में भी एक 23.5 डिग्री रेखा मिलेगी, उस रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो जो कर्क रेखा है यह मध्य प्रदेश से बीच से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के बीच से होकर एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और ध्यान रखना ये कोई रेखा काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है। तो कर्क रेखा जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये गुजर रही है मध्य प्रदेश के मध्य से। तो पूछा जाता है इससे क्या क्या क्वेश्चन। पहली बात तो ये मध्य प्रदेश के मध्य से गुजर रही है, तो इसका वो डिग्री क्या हो गया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कितने जिलों से मध्य प्रदेश के ये गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के जिले आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है ये आपकी अक्षांश रेखा, कुल 14 जिले। अब आपको लग रहा होगा कि 14 जिले कैसे याद होंगे,
तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि अगर आपको मध्य प्रदेश के जिले सारे याद हैं तो आप आसानी से सभी चीजें याद कर पाओगे। खैर ये जिले तो मैं आपको याद करा देता हूं, बहुत ही आसान सी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से इनके सारे जिले ही आप याद कर पाओगे। बस आपको करना क्या है, जैसे तुलसीदास की एक चौपाई होती है, उस चौपाई की तरह एक चौपाई बस आपको याद करनी है। बहुत आसान सी चौपाई है, उस चौपाई को याद करते हैं, उसके साथ साथ में आपको सारे जिले जो हैं वो याद हो जाएंगे। चलिए मैं चौपाई लिख देता हूं, यहां पे पढ़ लें उस चौपाई को और याद कर लें अच्छे से। और ध्यान रखना ये चौपाई बहुत अच्छी है। रउआ रा से भवरा सा, रउआ रा से भवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। दम जब कटनी उमरा सा, यहां पे ध्यान ये रखना है, यहां पे सा जो बनाओगे वो शाह बनाना है, ठीक है, उमरा शाह। तो रउआ रा से भवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। बस इतनी सी आसान सी ट्रिक है, बस इससे ही सारे के सारे जिले हमारे याद होते चले जाएंगे। और ये जिले भी बिल्कुल क्रम से आपको याद होंगे। यहां से अगर क्रम पूछा जाएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा पर आने वाले जिलों का क्रम बताइए, तो इससे आप पूरा क्रम याद रख लोगे। कैसे याद रखोगे, देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम, रा से क्या आ रहा है, रतलाम। तो पहला जिला यहां पड़ेगा कौन सा, रतलाम। उसके बाद ऊ से क्या आ जाएगा, उज्जैन, तो दूसरा जिला आ जाएगा उज्जैन। आ से क्या आ जाएगा, आगर मालवा, तो यहां आप देखोगे अगला जिला आएगा आगर मालवा। फिर रा से क्या आ जाएगा, तो राजगढ़ आ जाएगा, आगर मालवा के पास में आ जाएगा राजगढ़। फिर सा से क्या आ जाएगा, रउआ राशि आना चाहिए ना, हाँ रउआ राशि आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सीहोर। अगला जिला क्या आ जाएगा, यहां पर सीहोर आ जाएगा। रउआ राशि आएगा तो यहां पर रासो ना करके राशि कर लेना, तो राजगढ़ के बाद क्या आ जाएगा, सीहोर आ जाएगा। सीहोर के बाद भवरा, इसमें भा से क्या आ जाएगा, भोपाल आ जाएगा। भोपाल के बाद क्या आ जाएगा, विदिशा आ जाएगा। विदिशा के बाद आ जाएगा रायसेन। रायसेन के बाद आ जाएगा सागर। सागर के बाद दमोह। दमोह के बाद जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर के बाद आ जाएगा कटनी। कटनी के बाद उमरिया। उमरिया के बाद शहडोल। उमरिया के बाद शहडोल। इस तरह से आपके कुल 14 जिले आपको याद हो जाएंगे। कितने हो गए 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, कुल 14 जिले से होकर जाती है आपकी कर्क रेखा। एक क्वेश्चन और इसमें आ सकता है आपका कि भारत के विषय में अगर पूछ लिया जाए कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों को और याद करने की एक ट्रिक लिख लें आप, ये भी बहुत आसान रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा आपको। ये 8 राज्य आप याद करेंगे, मित्र पर गमछा झार, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे कर्क रेखा पर स्थित जिले, जिसमें मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। टोटल 8 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा, और टोटल 14 जिलों से जाती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है कर्क रेखा। तो ये हो गई हमारी बात कर्क रेखा की। अब हमने बात कर ली थी इससे पहले कि कौन कौन से जिलों से हमारे पड़ोसी कौन सा पड़ोसी राज्य हमारे किस जिले की सीमा से लगता है। दूसरा हमने पढ़ लिया कर्क रेखा वाले जिले। अब आपको थोड़ा सा याद रखना है, एक चीज और याद रखना है कि अभी जो हमने पढ़ा था कि किस जिले की सीमा से कौन सा पड़ोसी राज्य लग रहा है हमारा, अब थोड़ा सा याद रखना है कि आपको कुछ ऐसे भी जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा से लग रहे हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा से लग रहे हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था मुरैना 2 राज्यों से लग रहा था, राजस्थान से भी लग रहा है और उधर उत्तर प्रदेश से भी लग रहा है।
फिर हमने पढ़ा था, इधर आओगे आप, झाबुआ, इधर शिवपुरी भी था, 2 राज्यों से लग रहा है। इस तरह से कुछ ऐसे राज्य हैं, जिले हैं हमारे जो कि 2 राज्यों की सीमा से लगते हैं। तो ऐसे जिलों की हम बात कर लेते हैं, ऐसे जिलों की चर्चा और कर लेते हैं। तो इसमें हेडिंग डालेंगे आप 2 राज्यों की सीमा से लगे हुए जिले, 2 राज्यों की सीमा से लगे हुए जिले, 2 राज्यों की सीमा। अब कौन कौन से जिले हैं, नाम लिखते चलें। सबसे पहले आ जाएगा मुरैना। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तो यूपी और राजस्थान। दूसरा हो जाएगा शिवपुरी, इसमें भी कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तो यूपी और राजस्थान। तीसरा जिला हो जाएगा झाबुआ। झाबुआ की सीमा किस किस से लग रही है, तो राजस्थान और गुजरात। तीसरा जिला हो जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर जिसकी सीमा लग रही है गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र। अलीराजपुर के बाद हम पहुंचेंगे बालाघाट। तो बालाघाट की सीमा लग रही है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। फिर अगला जिला आ जाएगा छठवा। छठवा जिला हम देखेंगे तो वो आ जाएगा, इधर तो हो गया पूरा, ठीक है, हो गए आपके सारे जिले जो कि 2 राज्यों की सीमा से हमारे लगे हुए हैं। इनको मैप में भी एक बार आप देख लेंगे कि कौन कौन से जिले हैं। अच्छा, सिंगरौली भी रह गया एक, है ना, हाँ सिंगरौली भी हम देख रहे हैं कि उधर यूपी से लग रहा है और नीचे छत्तीसगढ़ से। तो एक राज्य और ऐड कर लेना आपका सिंगरौली, जो कि लग रहा है छत्तीसगढ़ और यूपी से। छत्तीसगढ़ और यूपी से एक और जिला लग रहा है हमारा सिंगरौली। कहीं कहीं पे 7 जिले दिए रहते हैं, उन 7 में एक सीधी भी ऐड कर लेते हैं, मगर सीधी कोई 2 राज्यों से सीमा नहीं लगती है, सीधी की केवल छत्तीसगढ़ से ही सीमा लगती है। तो याद रखेंगे, आपके ये वाले जिले भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा जिला है, तो छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और निवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ये 2 तथ्य याद रखेंगे आपके। इसके बाद एक फैक्ट और रह जाता है, वो आपको और बता देता हूं। जैसे हमने पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर वाले जिले हैं जो कि किसी न किसी राज्य की सीमा से लग रहे हैं, वो जिले हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद कुछ जिले हमारे ऐसे भी हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती। ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, तो वो जिले कौन कौन से हैं और संख्या में कितने हैं, उनकी भी संख्या हमें याद रखनी है। ठीक है, वैसे मुझे लगता है जहां तक कि अगर आपने बाउंड्री वाले जिले याद कर लिए, तो मुझे लगता है कि जो बीच वाले जिले हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती। तो पहली बात, संख्या कितनी है ऐसे जिलों की। अच्छा, ऐसे जिलों को क्या बोलते हैं? ऐसे जिलों को हम बोलते हैं भू आविष्टित जिला, वैसे भू आविष्टित का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, मगर यहां पर जिलों की जब बात करेंगे तो उन जिलों की बात हो रही होगी भू आविष्टित में, ऐसे जिले जो किसी राज्य की सीमा से नहीं लगते, तो भू आविष्टित जिले कहेंगे उनको। या उनको और क्या नाम दे सकते हैं हम, उनको कहा जा सकता है अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले, अंदर वाले जो जिले हैं उनको अंतर्वर्ती जिले भी कहा गया है। इनकी संख्या टोटल कितनी है, तो इनकी संख्या है टोटल 16। मध्य प्रदेश के 16 ऐसे जिले हैं जो कि अंतर्वर्ती जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य के साथ नहीं लगती है। तो वो कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। एक बार यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ उज्जैन आप देख रहे हैं, उज्जैन हो गया, इधर आप देखेंगे धार हो गया, इंदौर हो गया, फिर ऊपर जाएंगे देवास हो गया, शाजापुर हो गया, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, आपका कटनी, उमरिया, आपका फिर हो जाएगा जबलपुर। हाँ, बस यही सारे आपके जिले हैं। एक बार इनको नोट डाउन कर लेंगे आप सारे। धार हो जाएगा, इधर से आप स्टार्ट करें तो धार हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, देवास हो जाएगा,
शाजापुर हो जाएगा, सीहोर हो जाएगा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, उमरिया, कटनी, ये सारे जिले हो जाएंगे आपके जो कि भू आविष्टित जिले के अंतर्गत आते हैं। हाँ, एक ऊपर रह गया, ऊपर वाला कौन सा? ग्वालियर। ग्वालियर जो है ये भी एक अंदर रहने वाला राज्य है जो कि अंतर्वर्ती जिले के अंतर्गत आता है। तो ये सारे तथ्य थे हमारे जो कि हमें पढ़ना था मध्य प्रदेश की स्थिति और उसके विस्तार के अंतर्गत। स्थिति हमने देख ली कि मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है ग्लोब में, फिर हमने विस्तार देख लिया कि मध्य प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसके पड़ोसी राज्यों की चर्चा कर ली, 5 पड़ोसी राज्य हैं, और हमने जिलों की बात कर ली कि कौन कौन से जिले से हमारा कौन सा पड़ोसी राज्य लगता है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, यह आपका विस्तार हो गया। अगली क्लास हम कल लेके आएंगे।